हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी में। मैं हूं रोहित आरव और आप लोगों को पता ही है बच्चों की ये हमारा क्लास है IMR EE का। इसका क्लास है बच्चों IMR EE, इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। तो आपका जो ये 6 सेमेस्टर बैच है ये भैया बहुत बढ़िया चल रहा है। जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। फीस मात्र 1000 रुपये है और 14 अप्रैल के बाद फीस बढ़ा करके 1500 रुपये कर दी जाएगी। तो जितना हो सके जल्दी से जल्दी अपने बैच को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि ज़्यादा समय हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास को। IMR EE। तो IMR EE में आपको याद है कि हमने अभी तक क्या क्या स्टडी कर लिया है। सबसे पहले चैप्टर में हमने बेसिक जो टूल्स हैं किसी भी मशीन को इंस्टॉल करने के लिए हमको किन किन टूल्स की नीड होती है उसके बारे में स्टडी किया था। फिर हमने बेसिक रूल्स जाने कि हमको बेसिकली जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो किन किन रूल्स के अकॉर्डिंग लगानी होती हैं। ये तो यानी कि हम जहाँ हमारा मन किया उसको जैसे हमारा मन किया उसको हमने वैसे लगा दिया। इन सारी की सारी चीज़ों को लगाने के कुछ प्रॉपर रूल्स होते हैं, तो हमने उन रूल्स के बारे में जाना, यानी कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के बारे में जाना। ये सब चैप्टर नंबर 1 का पार्ट था। और फिर हमने जाना इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स के बारे में कि इन केस यदि कोई किसी प्रकार का इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो जाता है तो उस इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से किस प्रकार से निपटना है, उस कंडीशन में किस प्रकार से हमारे मूवमेंट होनी चाहिए या फिर फर्स्ट एड किस प्रकार से दिया जाता है। हमने उन सारे के सारी चीज़ों के बारे में जाना है ना। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के बारे में जाना, CPR के बारे में जाना कि यदि किसी इंसान को कोई गहरी चोट लग जाए, अचानक से उसके दिल की धड़कन रुक जाए तो उसको किस टाइप से CPR दिया जाना चाहिए या फिर किस प्रकार से आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कृत्रिम श्वसन दिया जाना चाहिए। इन सारी के सारी बातों का हमने स्टडी किया अपने चैप्टर नंबर 1 में। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 को स्टडी करते करते आए अपने चैप्टर नंबर 2 पर। तो चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या क्या स्टडी किया, अगर आपको याद हो तो हमारे चैप्टर नंबर 2 का नाम था बच्चों इंस्टॉलेशन। तो बस हम तो इस चैप्टर में अपने इंस्टॉलेशन को ही पढ़ रहे हैं। डिफरेंट इलेक्ट्रिकल मशीन्स का इंस्टॉलेशन कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ों की नीड होती है या फिर टेस्टिंग किस किस प्रकार से करते हैं, उनका इंस्पेक्शन किस प्रकार से करते हैं, मतलब जांच जिसको बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी कर रहे हैं। क्लास चल रही है बहुत मस्त। और इसी क्रम में आज की इस क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंस्टॉलेशन ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। तो क्या स्टडी करने वाले हैं आज की इस क्लास में? हम लोग स्टडी करने वाले हैं भैया इंस्टॉलेशन ऑफ पावर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, मतलब पावर ट्रांसफॉर्मर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर का किस प्रकार इंस्टॉलेशन करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और फिर हम लोग टेस्टिंग सीख लेंगे कि ट्रांसफॉर्मर की टेस्टिंग किस प्रकार से करते हैं। यदि इसका हिंदी अनुवाद करें बच्चों हम लोग तो क्या बैठेगा, इसका हिंदी अनुवाद बैठेगा कि पावर या वितरण ट्रांसफॉर्मर का संस्थापन, क्योंकि इंस्टॉलेशन को संस्थापन बोलते हैं। यही हमारे चैप्टर नंबर 2 का नाम भी है। तो ये जो टॉपिक है आपका इंस्टॉलेशन ऑफ पावर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, ये कैसा टॉपिक है, इसको कैसे कैसे इसमें क्या क्या चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो जल्दी से बताओ कि आपने पावर और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही प्रकार के ट्रांसफॉर्मर्स को स्टडी कर लिया है मशीन फर्स्ट में। मतलब ये जान लिया है हमने कि पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो हैं वो होते कैसे हैं, उनका कंस्ट्रक्शन क्या है, ये सब चीज़ें जान ली हैं। लेकिन बेसिकली हमको जानना जो है वो ये जानना है कि अभी हमारा सब्जेक्ट जो कि 6 सेमेस्टर में है IMR EE, इसको इंस्टॉलेशन बोलते ज़्यादातर लोग। तो इस इंस्टॉलेशन में हमको मुख्य रूप से बस ये सीखना है कि उन ट्रांसफॉर्मर्स को जिनका हमें कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जानी थी, उनको जब हम लाएंगे और किसी जगह पर इंस्टॉल करेंगे तो बस हमारा कॉन्सेप्ट है कि उनको वहाँ पर इंस्टॉल कैसे किया जाए। बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, मतलब हम लोगों को सिर्फ इतना जानना है कि उनको इंस्टॉल करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए, अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मर के इंस्टॉलेशन की
तो ट्रांसफॉर्मर के इंस्टॉलेशन में ये जरूर देखना पड़ता है कि ट्रांसफॉर्मर किस टाइप का है। जैसे तुम्हें पता ही है कि ट्रांसफॉर्मर दो टाइप के होते हैं, एक होता है सुपर ट्रांसफॉर्मर, एक होता है लिक्विड वाला ट्रांसफॉर्मर, मतलब ड्राई ट्रांसफॉर्मर और वेट ट्रांसफॉर्मर। जो ड्राई ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो एयर कूल्ड, भी उनको नाम है एयर कूल्ड ट्रांसफॉर्मर। जो आपके दूसरे ट्रांसफॉर्मर होते हैं तरल वाले या लिक्विड वाले, उनको बोलते हैं ऑयल कूल्ड ट्रांसफॉर्मर। तो वैसे तो इन दोनों को इंस्टॉलेशन सेम तरीके से किया जाता है, क्योंकि वो इंटरनल पार्ट है हमारा। जो एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड है वो इंटरनल सेक्शन है, उसका इंस्टॉलेशन करते समय किसी प्रकार का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो ये इंस्टॉलेशन में जिस सबसे पहले स्टेप को हम लोग चुनाव करते हैं वो करते हैं, मतलब इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर में जिस फैक्टर का सबसे पहले चुनाव किया जाता है वो फैक्टर है आपका सिलेक्शन ऑफ साइट। क्या है? सिलेक्शन ऑफ साइट। व्हाट इज सिलेक्शन ऑफ साइट? एक्चुअली द सिलेक्शन ऑफ साइट का मतलब रहता है कि जगह का चुनाव। ये मतलब हम जो है कहाँ पर अपने उस ट्रांसफॉर्मर को लगाने वाले हैं, उस जगह का चुनाव करना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। अभी देखिएगा, हम जगह के चुनाव को लेकर के इतना सीरियस क्यों हैं? तो हम जगह के चुनाव को लेकर के इतना सीरियस इसलिए हैं ताकि ट्रांसफॉर्मर के इंस्टॉलेशन के लिए हम लोगों को ऐसी किसी जगह को, ऐसी किसी साइट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिससे कि उस स्थान पर बहुत इजीली कोई इंसान, कोई इंस्ट्रूमेंट आदि इजीली पहुंच जाए। और उसमें क्रेन, और देखो ये तो है नहीं कि ट्रांसफॉर्मर कोई जेब में रखने वाली चीज़ है। हम तो बड़े पावर ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं। तो ये तो है नहीं कि उसको आप कंधे पर रख के ले आओगे। आप कोई बाहुबली तो है नहीं कि बोलेंगे बस यूं करके मारेंगे कुदाल और उखाड़ेंगे शिवलिंग को, उठा के पूरा ट्रांसफॉर्मर कंधे पर रख लेंगे और फिर जाएंगे कूदते हुए। ऐसा तो नहीं है ना। आप तो एक नॉर्मल ह्यूमन है और ट्रांसफॉर्मर को कंधे पे रख करके लेकर के जाना नामुमकिन है। वो बाहुबली के लिए आसान है, अभी बाहुबली तो आप हैं नहीं। जब आप बाहुबली नहीं है तो आपको तो ट्रांसफॉर्मर्स को ट्रक या फिर किसी एनी अदर व्हीकल से ही लेकर के आना पड़ेगा, है कि नहीं? तो हमको किसी साइट का सिलेक्शन, मतलब जो हमारा पहला फैक्टर है कि सिलेक्शन ऑफ साइट, तो उसमें जगह कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कि वो ट्रांसफॉर्मर जो है वहाँ पर जिस भी आप व्हीकल में रख के लेकर के जाने वाले हैं वो इजीली पहुँच जाए, या एनी अदर डिवाइसेस, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, जो भी मटेरियल्स हमारे लगेंगे। अब ये तो है नहीं कि ट्रांसफॉर्मर को ऐसे ही रखाएंगे तो काम खत्म हो जाएगा, उसके साथ और भी तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगेंगे। तो मतलब हमारा यहाँ पर यह है कि वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो भी हमारे एक ट्रांसफॉर्मर के इंस्टॉलेशन में लगने वाले हैं उस जगह तक आसानी से पहुँचाए जा सके। सबसे पहली चीज़ तो इसलिए हम इसीलिए साइट का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो एक ऐसी जगह चुनी जाएगी जहाँ पर कोई ट्रक, कोई क्रेन, कोई एनी अदर व्हीकल, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का कार्य आसानी से हो सके। ट्रांसपोर्टेशन मतलब आना ले जाना चीज़ों को, वो आसानी से हो जाएगी। जिससे मतलब ऐसा ना हो कि इतने पहाड़ों पर चढ़ा रहे हैं, उसको इतने ज़्यादा झटके हैं, पता लग रहा है ट्रक ही पूरा पलट गया या फिर ट्रांसफॉर्मर का वो पार्ट वार्ट टूट गया। तो ट्रांसफॉर्मर को सक्सेसफुली और बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी के साथ ले जाने की जिम्मेदारी हमारी। तो हमको जगह का भी ऐसा चुनाव करना पड़ेगा जहाँ ईजिली पहुँच हो सके। तो एक तो मतलब एक कारण तो ये था जिसकी वजह से हमको, मतलब जो हमारी सिलेक्शन ऑफ साइट पर निर्भर करता है। मतलब क्या रहा? सबसे पहला कारण तो ये रहा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्षमता होनी चाहिए, ऐसी जगह हो। दूसरा, हमको फाउंडेशन तो बनानी पड़ेगी। मतलब ट्रांसफॉर्मर को रखने के लिए फाउंडेशन तो आप बनाओगे, नींव जिसको बोलते हैं। अब ये तो है नहीं कि ट्रांसफॉर्मर को ऐसे रख देंगे। ट्रांसफॉर्मर को रखने के लिए एक प्रॉपर फाउंडेशन, एक नींव बनाई जाएगी। तो नींव बनाने के लिए वो मशीन फाउंडेशन होती है, मतलब ऐसी नींव जिस पर कोई मशीन ऑपरेट करती है वो होती है आपकी मशीन फाउंडेशन। ये आपने अपने सेकंड सेमेस्टर में बीएमसी में थोड़ा बहुत पढ़ के आए थे, अगर तो इत्तेफाक से तो वो पढ़ा होगा, वहाँ पर पढ़ के आए थे। तो नहीं पढ़ा तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है? तो वहाँ पर होता है। तो अभी मशीन फाउंडेशन बेसिकली बनाते समय मटेरियल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा होता है कि ऐसी मिट्टी ना हो कि हम जो है नींव बना रहे हैं और नींव बनाते समय हो जा कि खिसक जाए। मतलब कि हमारे जब नींव बना के हमने ट्रांसफॉर्मर उसके ऊपर फाउंडेशन के ऊपर इंस्टॉल किया तो पता लग रहा है कि वो मिट्टी खिसक गई और नींव भी जमीन के अंदर धंस गई और हमारा ट्रांसफॉर्मर भी जमीन के अंदर धंस गया। हमने बनाया तो था अपना फाउंडेशन माउंटेड ट्रांसफॉर्मर और बन गया हमारा अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए भी मिट्टी की जांच करना, सिलेक्शन ऑफ साइट मैटर करता है।
दूसरा एक और फैक्टर है, वो रहता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। स्ट्रक्चरल सपोर्ट का मतलब ये रहता है कि जैसे जब भी मतलब बिल्डिंग के ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मर या कोई ऐसी क्षमता रखी जाती है, इसका लोड बहुत अधिक होता है, तो स्ट्रक्चर मतलब आपको उस किसी भी ट्रांसफॉर्मर को जिस भी जगह पर रखना है, उस स्ट्रक्चर का इतना सपोर्ट होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर आपका गिर ना जाए, टूट ना जाए, फूट ना जाए। तो ये मेन फैक्टर था जिससे हम लोग साइट को सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे बच्चों, ये हमारा मेन रीजन था साइट सिलेक्शन के पीछे, कि मतलब हम लोग, मैंने आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मर को इंस्टॉल करते समय सबसे पहला रीजन है कि हम लोग साइट का सिलेक्शन करेंगे। तो साइट का सिलेक्शन में क्या क्या चीज़ों को हम लोग देखेंगे, वो चीज़ मैंने आपको बताई कि साइट के सिलेक्शन में जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, वो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर इजीली पहुँच सकें, क्योंकि हमको जो ट्रांसफॉर्मर वगैरह है वो ट्रक या किसी अन्य व्हीकल से लेकर के जाने। फिर फाउंडेशन बनाने के लिए बढ़िया हो और उसका स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी बढ़िया हो। दूसरा, जो ट्रांसफॉर्मर को इंस्टॉल करने से पहले हमको देखना है वो है इंस्पेक्शन। हमको इंस्पेक्शन करना है, मतलब ट्रांसफॉर्मर को रिसीव, जैसे अभी मान लीजिए कोई कंपनी है तो वो आपको ट्रांसफॉर्मर, आपने उससे ट्रांसफॉर्मर मंगाया तो उन्होंने ट्रांसफॉर्मर आपके पास तक ट्रांसपोर्टेशन कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया। अभी ट्रांसफॉर्मर आपके पास आ गया, लेकिन आपका ये फर्ज बनता है कि यदि आप उस ट्रांसफॉर्मर को रिसीव करने वाले हो, देखो दुनिया में हमेशा ऐसे रहा है, आप ऑनलाइन कोई चीज़ मंगाते हो आजकल तो ऑनलाइन डिलीवरी होती है। तो जब ऑनलाइन डिलीवरी होती है तो ऑनलाइन डिलीवरी लेते समय भी तो आप चेक करते हो ना कि हमारा प्रोडक्ट वही है कि नहीं। तो सेम कहानी यहाँ पर है कि जब आपका ट्रांसफॉर्मर आप रिसीव करोगे तो ट्रांसफॉर्मर को रिसीव करने से पहले कुछ इंस्पेक्शन करने होते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम इंस्पेक्शन, मतलब कि जो प्री इंस्पेक्शन रहता है उसको करना होता है। तो हमारा दूसरा जो स्टेप रहता है वो रहता है प्री इंस्पेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये ध्यान से सुन लो, इतने ज़्यादा अच्छे से आपको जीवन में शायद ही कभी कोई IMREE पढ़ाएगा। प्री इंस्पेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर मतलब कि ट्रांसफॉर्मर का रिसीव करने से पूर्व निरीक्षण। पूर्व निरीक्षण मतलब कि ट्रांसफॉर्मर का पूर्व निरीक्षण कर रहे हैं हम। अभी हमने ट्रांसफॉर्मर को रिसीव नहीं किया, रिसीव करने से पहले उसका कुछ निरीक्षण कर लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने कोई बाइक आपको रिसीव करनी है, तो बाइक को आप कैसे रिसीव करते हो? बाइक को आप ऐसे रिसीव करते हैं कि बाइक को देखते हैं कि स्टार्ट हो रही है कि नहीं, चल रही है कि नहीं, कोई पार्ट टूटा फूटा तो नहीं है। तो सेम कहानी, देखिए ट्रांसफॉर्मर भी तो एक मशीन ही है। जैसे आप बाकी चीज़ों को रिसीव करते हैं वैसे ही आपको ट्रांसफॉर्मर को भी रिसीव करना है, और वही चीज़ें मिलती जुलती आपको ट्रांसफॉर्मर में भी चेक करनी है। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर को रिसीव करने से पहले आपको इन सब चीज़ों का इंस्पेक्शन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो ट्रांसफॉर्मर का ऑयल टैंक होता है वो आपका किसी प्रकार से टूट, देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो आपको मैं एक शब्द में बता देता हूँ, एक ही लाइन में, आपको बाकी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। एक ही लाइन में काम खत्म कर देते हैं कि आपको ये चेक करना है कि ट्रांसफॉर्मर के किसी भी पार्ट में कोई टूट फूट तो नहीं हुई है, बस ये चेक करना है आपको। और मतलब अगर मैकेनिकल डैमेज की बात करें तो मैकेनिकल डैमेज में तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ट्रांसफॉर्मर के किसी भी पार्ट में, जैसे कोई बुकॉल्स रिले होती है, सेफ्टी डिवाइस है आपकी वो, और या फिर ऑयल टैंक है, तो इन सब चीज़ों में किसी भी प्रकार की यदि कोई टूट फूट हुई है तो हम उसको रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि वो रिजेक्टेड यानी कि डैमेज पीस है, उसको वापस करके दूसरा लाया जाएगा। ऐसे ही होता है। फॉर एग्जांपल आजकल मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने एक बार एक ईयरफोन मंगाया ऑनलाइन। अभी वो ईयरफोन क्या था, डैमेज था, मतलब टूटा हुआ था, तो हमने उसको वापस कर दिया, तो बस वो दूसरा आ गया, मतलब हमने उसको रिसीव नहीं किया। ये वाली कहानी ऐसे करके। तो ऐसे ही आपका ट्रांसफॉर्मर का यदि कोई भी पार्ट अगर किसी भी जरा सा भी टूटा हुआ है तो आप उसको रिसीव नहीं करेंगे, मतलब रिसीव नहीं करना है, क्योंकि यही रिसीव करने से पहले इंस्पेक्शन कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद ये तो मैकेनिकल चीज़ें थी, मतलब कि मैकेनिकली कोई बिल्कुल भी टूट फूट ना हुई हो, जैसे कि हाँ लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, टूट फूट ना हो, टूट फूट ना हो। सबसे पहली चीज जो चेक करनी है वो ये है कि किसी भी प्रकार की टूट फूट ना हो उसमें। दूसरी इसमें जो चेक करनी है, तो मैकेनिकल पोर्शन हो गया, दूसरा पोर्शन है इलेक्ट्रिकल पोर्शन। तो उसमें चेक करना है आपको कॉइल का इंसुलेशन, इंसुलेशन ऑफ कॉइल, इंसुलेशन ऑफ
कॉइल कि मतलब जो आपके ट्रांसफॉर्मर की बाइंडिंग की गई है उसका इंसुलेशन चेक कीजिए। आपको मैं एक बात बताता चलूँ, वैसे तो आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो और ये बताना मुझे बहुत छोटा लगता है कि जब हम किसी जब हम किसी भी मशीन को बोलते हैं, जैसे कोई मोटर हुई, कोई ट्रांसफॉर्मर हुआ, आपका सीलिंग फैन हुआ या आपके एनी अदर इंस्ट्रूमेंट हुआ, तो जब हम बोलते हैं कि ये फूक गया है या फिर डैमेज हो गया है, तो उसका मतलब होता है कि इसमें जो हम कॉइल यूज़ कर रहे हैं बेसिकली उसका इंसुलेशन जल गया है। बस उसका मतलब ये होता है कि हम जो भी कॉइल उसमें यूज़ कर रहे थे उसका इंसुलेशन जल गया है, मतलब इंसुलेशन उसका खराब हो गया, इंसुलेशन उसका हट गया है। तो हमको कॉइल का इंसुलेशन चेक करना है। कॉइल के इंसुलेशन से ही पता लगेगा कि हमारी कॉइल ठीक है या फिर नहीं ठीक है। उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मर रहते हैं ऑयल कूल्ड ट्रांसफॉर्मर, उनमें ऑयल लेवल को चेक करने के लिए एक शीशा लगा होता है। तो हमको दोनों चीज़ें चेक करनी है, हमको ऑयल लेवल भी चेक करना है, ऑयल लेवल और ऑयल लेवल ग्लास में। मतलब कि आप ये भी देखेंगे ऑयल कितना है और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ऑयल लेवल का जो ग्लास है वो ठीक ठाक है कि नहीं, टूटा फूटा तो नहीं है, अंदर से धुंधला तो नहीं है, ट्रांसपेरेंट है कि नहीं। इन सारी की सारी चीज़ों का आपको चेक करना बार बार बोल रहा हूँ, इंस्पेक्शन करना अति आवश्यक है। प्री इंस्पेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर बिफोर रिसीविंग इट, we have to take some precautions, otherwise we will receive a damaged product or our company will fine us, है ना। कंपनी तो भैया आपकी तनख्वाह से काट लेगी। अभी मान लो कि आप कंपनी के मालिक तो हो नहीं, मतलब अगर मालिक हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कंपनी के मालिक तो हो नहीं, अभी आप हो कंपनी में काम करने वाले एक इंजीनियर। अभी जब आप कंपनी में काम करने वाले एक इंजीनियर हो तो होगा क्या कि कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर जब आप हो तो भैया वो तो आपकी तनख्वाह से काट, आप कर लो डैमेज प्रोडक्ट रिसीव, आपकी तनख्वाह से काट लेगी कंपनी, उसका क्या जा रहा है। तो आपको यदि अपनी तनख्वाह से नहीं कटवाना है तो भैया प्री इंस्पेक्शन करना जरूर किसी भी चीज़ का। जीवन में आगे जाके आपको जो भी करनी है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, डजेंट मैटर एट ऑल, लेकिन करेंगे तो आप सब नौकरियां ही, या फिर कोई अपना बिजनेस करेगा वो भी अलग बात है। लेकिन जब चूंकि आप लोग नौकरियां करेंगे तो भैया नौकरियों में आप अगर बड़े से बड़े पोस्ट पर भी पहुंच जाएंगे तब भी चीज़ों पे आपके साइन होते हैं। जैसे मान लो कि आप कोई अधिकारी हो, किसी सेक्शन में आप अधिकारी हो, ऑफिसर हो, तो जो चीज़ें आती हैं, वो जो नए नए प्रोडक्ट मंगाए जाते हैं, ये सब तो आपने पढ़ा ही है EWD फर्स्ट में, नहीं पढ़ा तो सभी ना पढ़ लेंगे। तो वो सब ये सब मैं सारी की सारी बता के चलता हूँ अपने कोर्स में, जो हमने कोर्स अवेलेबल करा रखा है 6 सेमेस्टर का। इसमें बहुत नाम मात्र फीस पर सारी की सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत फ़ोन करो, मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, ठीक। तो जब आप चीज़ों को रिसीव तो पक्का करेंगे ना, क्योंकि साइन आपके हो जाएंगे। साइन का मतलब जो रिसीव करता है उसको साइन होते हैं। तो आप जब चीज़ों को रिसीव करोगे तो अगर उसमें कोई टूट फूट में खराबी आई है, वो नहीं चला, तो या तो आप जुगाड़बाजी करेंगे, जुगाड़बाजी मतलब बेईमानी, वरना आपको अपनी सैलरी में से, पर्सनल पैसे में से उसका पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक। तो यदि प्री इंस्पेक्शन में किसी भी प्रकार का कोई डैमेज आता है, लगता है कि किसी भी प्रकार से हमारा प्रोडक्ट डैमेज हो गया है या कोई भी उसमें फॉल्ट है, तो तुरंत जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग फर्म थी जिससे हमने बनवाया है प्रोडक्ट, उसको सूचना, तो काम खत्म, ठीक है। बस उसके बाद अगला मतलब किसी भी उसके इंस्टॉलेशन में, ये तो हमारी मेन स्टेप हो गई। इसके बाद का जो ये तो हमारे 2 स्टेप हो गए। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ साइट, की जगह का चुनाव करना कि कौन सी जगह का है। दूसरा जो हमारा स्टेप था प्री इंस्पेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर बिफोर रिसीविंग इट, मतलब कि ट्रांसफॉर्मर को लेने से पहले उसका इंस्पेक्शन कर लेना। उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप आता है वो होता है बच्चों हैंडलिंग, या फिर कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर को उठाना, लेफ्ट मतलब जो जैसे ट्रक में आया है, हैंडलिंग। जैसे मान लो कि ट्रांसफॉर्मर आपका ट्रक में आया है, तो अभी ट्रक में आए हुए ट्रांसफॉर्मर को आप किसी न किसी चीज़ से उठाओगे, तो सही किससे उठाओगे। बेसिकली हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, क्रेन का यूज़ करते हैं ज़्यादातर चीज़ों को उठाने के लिए। जैसे कि गाड़ी खाई में गिर जाती है तो उस गाड़ी को खाई में से निकालने के लिए किसका यूज़ करते हैं, क्रेन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भैया हम अपने ट्रांसफॉर्मर को उठाने के लिए भी क्रेन का यूज़ करेंगे। तो अभी जब हम क्रेन का यूज़ करेंगे तो क्रेन से किस प्रकार से उठाना है ये जरूर याद रखना है कि जब आपको क्रेन से उठाना है तो क्रेन एक ओवरहेड होनी चाहिए। ओवरहेड का मतलब उसको ऊपर से
साफ साफ दिखना चाहिए, ये ना हो कि ज़मीन के अंदर से क्रेन से उठा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा हैंडल विद केयर वाली कहानी होती है, हैंडलिंग विद केयर। तो आपको हैंडलिंग विद केयर से करना है, और आप एनी अदर व्हीकल जैसे जैक होते हैं या फिर हैंड स्विच होते हैं या फिर लोडिंग बूम होते हैं, इन सारी चीज़ों की हेल्प से भी इनको उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा इसको हैंडल विद केयर करना है, हैंडल विद केयर। उसके बाद है जो अगला स्टेप है वो रहता है दूषित पदार्थों की रोकथाम के लिए कोई योजना, कि मतलब ऐसा कोई प्लान तैयार करना जिससे कि दूषित पदार्थों से हमारे डिवाइस के रूप में क्या है, ट्रांसफॉर्मर की एक सुरक्षा हो सके। क्या है अगला स्टेप, नोट कर लो, तुरंत से नोट कर लो, इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा भैया, फ्री में क्लास मिल रही है ये वाली। कि क्या है कि दूषित पदार्थों की रोकथाम के लिए योजना बनाना, कि ट्रांसफॉर्मर को इंस्टॉल करते समय किन किन, ये क्वेश्चन 100% आने की उम्मीद है, याद रखिएगा एग्जाम में, कि ट्रांसफॉर्मर का इंस्टॉलेशन किस प्रकार से किया जाता है समझाइए। तो ट्रांसफॉर्मर मतलब ट्रांसफॉर्मर में किसी भी प्रकार का कोई दूषित पदार्थ ना चला जाए, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का लीकेज ना हो, सारे के सारे एयर टाइट सील्ड होने चाहिए, सारे के सारे उसके पार्ट। इन सब चीज़ों का भी वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, ये भी एक तरीके से इंस्पेक्शन ही है, ये भी एक तरीके से इंस्पेक्शन का ही पार्ट है। उसके बाद अगला स्टेप रहता है हमारा कनेक्शन बनाना और चेक करना कि वो काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप तो 5th स्टेप है ये, तो क्या है, मेकिंग कनेक्शंस। 4th स्टेप वही था जो मैंने अभी बताया, मेकिंग कनेक्शंस एंड चेक देम, मतलब कि कनेक्शन बनाइए और उन्हें चेक करिए कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। इसका कैसे पता लगेगा, देखिए जब आपने ट्रांसफॉर्मर को रिसीव कर लिया, तो अब जब आपने ट्रांसफॉर्मर को रिसीव कर लिया है, तो ट्रांसफॉर्मर को रिसीव करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको ये जरूर देखना है कि आपने वहाँ पर उसमें जो भी कनेक्टिंग टर्मिनल्स हैं, मतलब जिस भी काम के लिए बनाया गया है, उसको सारे के सारे प्रिकॉशंस लेते हुए ट्रांसफॉर्मर की बुशिंग वगैरह सब कुछ चेक करके और अच्छे से कनेक्शन करने हैं। जब कनेक्शन करेंगे आप, तो कनेक्शन पे आप मैक्सिमम लोड डाल के देख लीजिए, अगर मैक्सिमम लोड के अंदर डैमेज होता है तो कभी भी डैमेज हो सकता है। तो क्या रहता है कि अगर किसी भी प्रकार का काम ठीक नहीं हो रहा है, तो 30 दिन के बाद जो भी आपका मतलब 30 दिन वो रहता है ना कि इतने दिन की रिटर्न पॉलिसी होती है। जैसे आजकल आप ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदते हो, उसमें भी लिखा आता है कि इतने दिन की रिटर्न पॉलिसी होती है, ठीक है नहीं। उसके बाद है अगला पॉइंट इसमें कंट्रोलिंग साउंड लेवल। क्या है अगला पॉइंट है भैया, कंट्रोलिंग साउंड लेवल, मतलब अभी इसको समझाते हैं। देखो जैसा कि आपको बताया कि जब हम एक ट्रांसफॉर्मर को चलाते हैं, तो आप सभी ने ट्रांसफॉर्मर चलते हुए देखा ही होगा, कभी चलने का मतलब ऑपरेट होता हुआ देखा ही होगा। ट्रांसफॉर्मर कहीं ना कहीं आप सभी ने ऑपरेट होते हुए देखा होगा। तो जब आपने ट्रांसफॉर्मर को ऑपरेट होते हुए देखा है, तो उसके बारे में एक बात सुनी होगी, और वो बात ये है बच्चों कि उसमें से आवाज़ आती है, अभी हम उसको हमिंग भी कहते हैं कुछ लोग, है ना, हमिंग हो रही है इसमें। तो बेसिकली जो आवाज़ होती है वो उसकी कोर में से होती है ना। ऐसा नहीं है कि ट्रांसफॉर्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट है जिसके अंदर आवाज़ आ रही है, ये तो इतना तो हम भी जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो एक स्टैटिक डिवाइस होता है। और जब ट्रांसफॉर्मर हमारा स्टैटिक डिवाइस होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें कोई रोटेटिंग पार्ट तो होता नहीं। तो जब उसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आती है, तो मुख्य रूप से जो आवाज़ होती है वो आती है उसकी कोर में से। जब उसकी कोर में एडी करंट लॉस प्रोड्यूस होते हैं, तब हमारे मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसमें से आवाज़ आती है। तो हमको ये देखना है इंस्पेक्शन करते समय कि किसी भी प्रकार का ज़्यादा साउंड तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। अगर ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको फिर सूचित किया जाएगा मैन्युफैक्चरर फर्म, ठीक। उसके बाद अगला जो स्टेप है इंस्पेक्शन के दौरान, जिस चीज़ को हम करेंगे इंस्पेक्शन के दौरान, हम अपने अगले स्टेप को करेंगे, उसका नाम है अर्थिंग। यानी कि 7th नंबर पर हम लोग अगला चेक करते हैं पॉइंट, और वो होता है अर्थिंग। इसको चेक करते हैं बच्चों, हम लोग चेक करते हैं अर्थिंग। अर्थिंग में क्या चेक करते हैं बताते हैं आपको, इसको मिटा दें फिर आपको बताते हैं। देखिए मैं थोड़ा तेज इसलिए पढ़ाता हूँ
क्योंकि स्लो मोशन का जमाना है नहीं। और आप कोर्स खरीदने में जितनी देरी कर रहे हो ना, समझ लो कि उतना ही नुकसान आप अपना कर रहे हो। कोर्स खरीदने में तो बिल्कुल भी देरी मत करो, जल्दी 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 करो जितना हो सके। ठीक, तो चलिए पॉइंट नंबर 7 जो हम लोग करेंगे वो है मुख्य रूप से अर्थिंग। क्या है बच्चों? वो है कि मुख्य रूप से एक अर्थिंग का पॉइंट। रुकिए इसको थोड़ा अच्छे से साफ कर लेते हैं, इस पर लिक्विड लग गया है। अर्थिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। चलिए क्या है पॉइंट? पॉइंट है आपका अर्थिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो पावर वायरिंग के अकॉर्डिंग आपने ये पढ़ा है पावर वायरिंग में कि अर्थिंग में हमको किसी भी मशीन की 2 अर्थिंग लगानी होती हैं, लेकिन आपको यहाँ पर उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। जैसा आपको पता है ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ किया जाना चाहिए, ऐसा रूल होता है। हमने अपने इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स में पढ़ा भी था कि ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ किया जाता है, ऐसा रूल होता है। तो आपको ये चेक करना है कि ट्रांसफॉर्मर का अर्थिंग टर्मिनल प्रॉपरली काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ये आपको चेक करना है आपके इसमें। अब उस इंस्ट्रूमेंट आपके ट्रांसफॉर्मर को रिसीव करते समय या फिर इंस्टॉल करते समय ये आपको चीज़ चेक करनी है। ओके बच्चों, मजा आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? देखो कितनी आसानी से हमने ट्रांसफॉर्मर को खत्म कर दिया है, और बस अब मुश्किल से इसके 2 या 3 स्टेप और रहेंगे। इनको काम खत्म करने के बाद हम जो है अपने ट्रांसफॉर्मर के इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं उनको जान लेंगे कि ट्रांसफॉर्मर का इंस्टॉलेशन कर लेंगे पूरा। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में, मतलब अभी लास्ट में नहीं है, मतलब अभी इसके बाद कुछ स्टेप्स और, जैसे लोड लगाना है, लोड के बाद फिर टेपिंग सही करेंगे, लेकिन ये इंस्पेक्शन का आखिरी टर्म है, मतलब बिल्कुल फाइनल इंस्पेक्शन। 8वें नंबर पे जो टर्म आती है वो है हमारी फाइनल इंस्पेक्शन। मतलब अंतिम निरीक्षण इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अंतिम निरीक्षण। जब अंतिम निरीक्षण पूरा हो जाएगा तो इसके बाद हम अपना लोड लगा देंगे। गलत तो नहीं कर रहे? यही तो प्रोसेस है कि जब हमारा अंतिम निरीक्षण पूरा हो जाएगा तो इस पर हम लोड लगा देंगे। तो फाइनल इंस्पेक्शन का मतलब अंतिम निरीक्षण, आखिरी, बस इसके बाद कुछ नहीं करना है, फिर लोड लगा देंगे सीधा सीधा। तो फाइनल इंस्पेक्शन के रूप में जो एक्सपीरियंस्ड लेबर है, स्किल्ड लेबर है, हर किसी से नहीं, जो आपके अनुभवी कर्मचारी हैं, उनसे ये सब चीज़ चेक करनी है कि इसमें सेफ्टी लॉक प्रॉपरली लगा है कि नहीं, सारे के सारे सेफ्टी पर्पस पूरे किए गए हैं कि नहीं, इंस्टॉलेशन के समय किसी भी प्रकार का, मतलब इंस्टॉलेशन के समय ऐसा कोई काम तो नहीं हुआ जिससे कि उस पर काम कर रहे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का खतरा हो जाए। तो इन सब चीज़ों को जब लगेगा कि सब कुछ सही है फाइनल इंस्पेक्शन में, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग के कनेक्शन सही हैं कि नहीं है, ऑयल लेवल सही है कि नहीं है, ये सब चीज़ें जब चेक हो जाएंगी उसके बाद का स्टेप आएगा। ये मतलब ये सब चीज़ें चेक करना हमारे फाइनल इंस्पेक्शन का काम है और टेस्टिंग का काम है। टेस्टिंग का भी तो हो गया ट्रांसफार्मर, ओके। और अब ट्रांसफार्मर पर अप्लाई करेंगे लोड। क्या करेंगे? ट्रांसफार्मर पर अप्लाइंग लोड। ये समझ लो कि ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं क्यों बच्चे IMR सब्जेक्ट को हल्के में ले जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके EEE से ज़्यादा IMR से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सच्चाई है, EEE से ज़्यादा क्वेश्चन आपके IMR से पूछे जाएंगे। तो आप लोग EEE को ज़्यादा सीरियस ना लेके IMR को ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है नहीं? और UEE को भी ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए, लेकिन पढ़ाई उसमें ज़्यादा करनी पड़ती है, ये बात है बस। तो हाँ भैया देखो क्या है कि मैं ना लगातार बोलता रहता हूँ। आप लोगों ने ज़्यादातर क्लासेस देखी होंगी, उनमें क्या रहता है कि वो थोड़ा स्लो मोशन में पढ़ाते हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर का फाइनल इंस्पेक्शन। लेकिन एक्चुअली मैं क्या सोचता हूँ कि मैं इतना स्लो बोलूँगा पहले तो मेरे से हो नहीं पाएगा। दूसरी बात कि मैं किसी का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। देखो 2 बातें, पहली बात तो मैं इसको कर भी नहीं पाऊँगा चाहूँगा तो, दूसरी बात थोड़ी समय बर्बादी भी होगी। तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी करके चलता हूँ, तेज फास्ट एंड फास्ट। तो चलिए फिर
लोड लगा लेते हैं। तो लोड लगाने के लिए क्या होता है कि किसी भी ट्रांसफार्मर को एनर्जाइज करने से पहले लो वोल्टेज साइड पर वोल्टेज और करंट को देखने के लिए अरेंजमेंट करना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि लो वोल्टेज साइड पर कितना वोल्टेज कितना करंट आ रहा है, मतलब उसमें जो है अमीटर और वोल्टमीटर को लगाना चाहिए सबसे पहले। तो उसके बाद ही ट्रांसफार्मर को लोड लगाना चाहिए, अदरवाइज कभी भी ट्रांसफार्मर को लोड नहीं लगाना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और जैसे ही लोड लगाएंगे तब आप वोल्टेज और करंट की जो वैल्यू आएंगी उनको नोट करेंगे, और उसके बाद आप लोड को फुल लोड तक बढ़ाएंगे, अदरवाइज लोड को फुल लोड तक नहीं बढ़ाएंगे। अब क्या है कि जब लोड को आप फुल लोड तक बढ़ा रहे हो तो करंट और वोल्टेज की वैल्यू धीरे 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 बढ़नी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो तुरंत आप उसके मैन्युफैक्चरिंग फर्म को इन्फॉर्म करेंगे कि भैया ले जाओ वापस, नमस्कार, आपको हमारे को नहीं चाहिए ना, डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, ऐसे करके। ठीक, उसके बाद सबसे आखिरी पॉइंट आपके इंस्टॉलेशन का जो पार्ट है हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग, वो आता है बच्चों आपका एडजस्टमेंट फॉर करेक्ट टेप सेटिंग। देखिए आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मर में आउटपुट वोल्टेज को चेक करना होता है। मैं इसको लिख लेता हूँ पहले कि एडजस्टमेंट फॉर करेक्ट टेप सेटिंग। तो बच्चों जैसा कि आपको पता ही है कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि हमको इंस्टॉलेशन के बाद उसका आउटपुट वोल्टेज चेक करना होता है। तो आउटपुट वोल्टेज को चेक कर लेंगे हम। तो अभी क्या है कि जब हमको, अगर हमको लगता है कि हमको वोल्टेज टेप, मतलब टेप का मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हमको अपने आउटपुट को स्थापित करना। जैसे कि आपको पता है ना कि जो स्टेबलाइजर के ट्रांसफार्मर होते हैं, जब आप स्टेबलाइजर से खट 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 उस रोटरी स्विच से क्या करते हैं कि आप अपने वोल्टेज की वैल्यू को कंट्रोल करते हैं, तो उसको टेपिंग बोलते हैं। वो जो आपके रहते हैं वो सारे के सारे टेप्ड ट्रांसफार्मर होते हैं। तो टेप का मतलब रहता है कि आपका सही जगह पर वैल्यू को एडजस्ट करना। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर के इंस्टॉलेशन के बाद आउटपुट वोल्टेज को चेक करें। अभी क्या है कि टेप चेंज करने के बाद जो है सभी फेजों में बराबर चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने टेप चेंज किया तो फेज में अनबैलेंस की कंडीशन आ गई। बैलेंस रहना चाहिए, बैलेंस आउटपुट रहना चाहिए। अनबैलेंस की कंडीशन कभी भी प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। उस समय पर हम अपने टेप को चेंज कर सकते हैं। तो भैया ये था हमारा इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। पूरा हुआ, क्या पूरा हुआ? इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। और एक 100% एक क्वेश्चन 5 नंबर का आपके एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा। अभी मैं आपसे 2-4 बातें करता हूँ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम लोग ट्रांसफार्मर जो वेट ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें हम किस प्रकार से इसकी कूलिंग करते हैं। मतलब जो ट्रांसफार्मर के ऑयल रहते हैं उनके ऑयल को किस प्रकार से प्योरीफाई करते हैं या फिर किस प्रकार से फिल्टर करते हैं। तो इनके मेथड हैं कुछ, जैसे कि आपका रहता है स्ट्रीम लाइन फिल्टर मेथड। तो स्ट्रीम लाइन फिल्टर मेथड को हम लोग सीखेंगे, या फिर सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर मेथड रहता है। तो इन दोनों फिल्टर मेथड्स को हम लोग सीखेंगे अच्छे से। और उसके बाद अगली क्लास में अर्थिंग और फिल्ट्रेशन प्रोसेस को सीखेंगे। अगली क्लास में हम लोग 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं, एक तो अर्थिंग को और एक सीखेंगे हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस को। और अर्थिंग और फिल्ट्रेशन प्रोसेस को सीखने के बाद भैया हमारा ट्रांसफार्मर का इंस्टॉलेशन और इंस्पेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल तो हमने कर दिया है, अभी वर्किंग करते समय उसमें ऑयल फिल्ट्रेशन, ऑयल को फिल्टर करना होता है, उसमें ऑयल फिल्ट्रेशन के डिफरेंट मेथड्स को सीखेंगे जो मैंने आपको नाम बताया, सेंट्रीफ्यूगल फिल्ट्रेशन मेथड, ऐसे करके उन दोनों मेथड्स को फिर अर्थिंग प्रोसेस को सीख लेंगे कि अर्थिंग क्यों जरूरी है, किस प्रकार से करते हैं। तो क्लास बहुत मजेदार होने वाली है। तो जल्दी से जल्दी बिना देर बिना समय गंवाए भैया क्लासेस को अपने इस बैच को ज्वाइन कर लो। फीस नाम मात्र है। और आप मुझे मेरे नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वहाँ लिखा है, स्क्रीन पर दिख रहा है, जितना हो सके जल्द से जल्द, हमेशा कभी भी आपकी सेवा में हमेशा तत्पर। आप तो बस मुझे मैसेज करिए, आपकी सेवा करने के लिए ही हम बैठे हैं। आपकी सेवा में एकदम तत्पर है भैया। बिंदास, बिना सोचे समझे, जरा भी परवाह मत करिए। ये मत सोचिए आपने बैच लिया है कि नहीं लिया है, बस पढ़ाई करनी आपकी ज़रूरी है। नोट्स वगैरह मैं फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, बस केवल क्लासेस के पैसे ले रहे हैं, और वो भी इतना कम कॉस्ट है कि आप इसको सोच भी नहीं सकते हैं। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की फाइनेंशियल दिक्कत है तब भी आप मुझे बताएं, तो तभी तो मैं समझूंगा। आप मुझे बताएं तो सही, बच्चे परेशानी क्या है, आप आइए तो सही।
पैसा इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन पैसा तो इसलिए रखा है ताकि थोड़ा ये सब जो हम कर रहे हैं, खर्चा इतना सारा, ये सब स्टूडियो पूरा इस्टेब्लिश किया हुआ है, तो इसका थोड़ा बहुत खर्चा वर्चा निकलता रहे, इसलिए पैसा रखा है। वरना तो कोर्स का पैसा तो नाम मात्र समझिए। तो जल्दी से जल्दी आइए और अपनी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल भी देर मत कीजिए। अब फीस में अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन वीक है तो फीस में डिस्काउंट कर दिया जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। बस आप आइए तो सही, मुझे बताइए इससे परेशानी क्या है, ठीक है बच्चे। लेकिन पढ़ाई करते रहो, देखो पढ़ाई करना ज़रूरी है, और घबराओ मत, हम हैं तो आपका कल्याण जरूर होगा। आपके इन सारे सब्जेक्ट को मैं कुछ इस प्रकार का करा दूंगा कि आपको लगेगा कि हाँ वाकई में कुछ पढ़ाया जा रहा है, कुछ तो पढ़ाया जा रहा है ना? सही बात है कि नहीं? तो जैसे कहते हैं ना कि फिर रुकना क्या फिर झुकना क्या, कि रुकना क्या फिर झुकना क्या, जब सर पे है तूफान लिया। कि रुकना क्या फिर झुकना क्या, जब सर पे है तूफान लिया, और फिर रास्तों की परवाह कौन करे, जब मंजिल को अपना मान लिया। और फिर क्या देखना कि कैसे जाना है, फिर क्या देखना कि कैसे जाना है, अब तो बस जाना है। फिर क्या देखना कैसे जाना है, अब तो बस जाना है, जब ठान लिया तो ठान लिया। घबराओ मत, आप बस पढ़ाई करो, हम हैं बाकी सारी की सारी चीज़ों को समझने के लिए, समस्याओं को आपके, ठीक है। चलिए बच्चे, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तो जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कर लो और मुझे मैसेज करिए मेरे नंबर पर। आपकी सेवा में हमेशा तत्पर, आपका अपना दोस्त गुरु रोहित आरव। धन्यवाद, नमस्कार। क्लास अच्छा लगा है लाइक करके जाना, शेयर करो दूसरों से क्लास को। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक बैच ज्वाइन किया, बैच ज्वाइन कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।